प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का सेम सिलेबस है, सेम ही चीज़ पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा और क्वेश्चन जो आएगा वो अलग अलग रहेगा। तो हम लोग प्रोजेक्ट परख के तहत अर्थशास्त्र का 3 मॉडल सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा मॉडल सेट है जिसके हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं, फाइनल परीक्षा में आ सकते हैं। ध्यान से देखना है, जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थशास्त्र के जो जनक है वो आपका एडम स्मिथ है। दूसरा क्वेश्चन है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो 1890 में अपनी किताब लिखे थे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान माना। कौन? प्रोफेसर मार्शल ने 1890 में किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है? तो मुद्रा जो है वो आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, इसलिए इनमें सभी होना चाहिए इसका आंसर। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, तो उसको हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम कौन है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और गोसेन का दूसरा नियम कौन है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसको याद रखिएगा। प्रथम नियम जो है वो उपयोगिता ह्रास नियम है, और दूसरा नियम जो है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम है। आठवां, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। बहुत बार बता चुके हैं। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है -px/py, ये भी बहुत बार बता चुके हैं। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो क्रमवाचक सिद्धांत हिक्स एंड एलन ने दिया, और यही अगर गणनावाचक सिद्धांत रहता तो मार्शल ने दिया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गोसेन। मांग वक्र की समांतर ढाल होती है तो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है। मतलब इसका जो ढाल होता है वो किस तरह का रहता है? तो इस तरह रहता है। तो ये बाएं से दाएं की नीचे की ओर झुकी रहती है। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आय में कमी के क्या कारण है? तो आय में कमी के कारण है आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी और उपभोक्ताओं की रुचि में कमी। ये सभी है, तो इनमें सभी हो जाएगा। मांग की लोच क्या है? तो गुणात्मक है। विलासिता वस्तुओं की मांग होती है अत्यधिक लोचदार। निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है अल्पकाल से, और यही यदि पैमाने का प्रतिफल का नियम रहता तो वो दीर्घकाल से हो जाता। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, कथन किसका? जेबी से का। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जा सकती है? तो तीनों विधि से की जाती है, इसलिए मूल वृद्धि विधि, आय विधि, अपव्यय विधि तीनों हो जाएगा इनमें सभी। भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1944 में हुई थी। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है जब MR लेस देन MC हो। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो समरूप वस्तु। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो फर्मों की संख्या 1 होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में MPC का मान 0.4 है तो MPS का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको MPS का मान निकालना है। तो MPC का मान कितना है? 0.4। तो यहाँ पर 4 में जैसे MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो MPC का मान कितना दिया हुआ बच्चों? 0.4 बराबर प्लस MPS यहाँ होगा बराबर 1। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो MPS बराबर आपका क्या बच जाएगा? 1 माइनस 0.4। अब एक में 0.4 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किताब JM केन्स द्वारा 1936 में लिखा गया था। सन 2016 में किए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के
नोट बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? तो 500 एवं 1000 रुपए का। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो निगम कर। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। सीमांत आगम को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु की कुल मात्रा में एक इकाई की वृद्धि से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं, अर्थात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई से कुल आगम में होने वाली वृद्धि सीमांत आगम कहलाती है। सीमांत आगम का फॉर्मूला होगा MR बराबर TRN-TRN-1। मंदी से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक सुस्त या धीमी पड़ जाती है तो उस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। अगला है मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्रा से कम कर दी जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिले तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। सरकार के राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? तो सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। कर क्या है? तो कर करदाता द्वारा किया जाने वाला ऐसा अनिवार्य आदान है जो कि सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके, यहाँ काम लिखा गया, कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कामों के अनुसार दिया जाता है। अंतिम वस्तु क्या है? तो कोई भी उत्पादित वस्तु उपभोक्ता द्वारा अपनी व एक उपभोक्ता वस्तु या अंतिम वस्तु कहा जाता है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग किए जाएं, जैसे साइकिल, आटा, चावल, तेल आदि। अंतिम वस्तु कहने मतलब है कि जैसे अंतिम रूप से जो उपभोग किया जाता है उपभोक्ताओं द्वारा, वही अंतिम वस्तु कहलाता है। जैसे अगर गेहूं है तो गेहूं के बाद क्या परिवर्तित होगा? तो गेहूं के बाद वो आटा बन जाएगा। आटा के बाद क्या होगा? रोटी बनेगा। उसके बाद वो तो कुछ नहीं बनेगा, इसको तो रोटी को उपभोक्ता सीधे खा लेगा। तो आटा और गेहूं और आटा क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, जबकि रोटी क्या हुआ? उपभोग करने के लिए अब तैयार है, तो ये अंतिम वस्तु कहलाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। संसाधन आवंटन की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख तत्व है। मांग का अर्थ बताइए। तो किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में दी गई मूल्य पर क्रेता को प्राप्त होती है। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखे। तो 3 केंद्रीय समस्या है, उत्पादन, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किस प्रकार किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये इस तरह भी याद रख सकते हैं, क्या, कैसे, किसके लिए। ये 3 समस्या हो जाएगा, क्या, कैसे, किसके लिए, इस तरह याद रखिएगा। यहाँ इसका डिटेल दिया हुआ है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो इस समस्या के 2 पहलू हैं। एक तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और दूसरी जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है उसकी मात्रा कितनी हो। दूसरा है उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तो दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि निश्चित वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए किन तकनीक क्या सहयोग किया जाए, मतलब पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाएंगे कि श्रम प्रधान तकनीक को, ये भी एक तरह का समस्या है। तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो देश में किए गए उत्पादन का उद्देश्य उसका उपभोग करना होता है, जो कि देश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। 40 नंबर है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो किसी वस्तु में छुपा हुआ गुण जिससे किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे उपयोगिता कहलाती है। अलग अलग वस्तु में वस्तु की उपयोगिता का स्तर अलग अलग होता है, जो उसके उपयोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। निवेश गुणक को परिभाषित करें। तो निवेश गुणक का मतलब है कि सार्वजनिक या निजी निवेश में बढ़ोतरी से कुल आय और अर्थव्यवस्था पर आनुपातिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। निवेश गुणक आय में बदलाव से निवेश में बदलाव के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। मतलब इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं, आय में प्रारंभिक वृद्धि के फलस्वरूप
कुल निवेश में जो प्रारंभिक वृद्धि होती है उसी को हम लोग निवेश गुणक कहते हैं। प्रत्यक्ष कर के क्या गुण है? तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति उसका भार उठाता है। इस कर को किसी अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता है। इस कर में कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, ये अनिवार्य भुगतान है। किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर आरोपित किए जाने पर उसे अनिवार्य रूप से भुगतान करना होता है। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है। मांग के नियम के क्या अपवाद है? तो इसके अपवाद है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, गिफिन वस्तु, कीमत गुणवत्ता का सूचक, आपातकालीन स्थिति। ये सब में मांग का नियम काम नहीं करेगा, तो ये मांग के नियम के अपवाद कहलाते हैं। स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु में क्या अंतर है? तो स्थानापन्न वस्तु मतलब होता है एक की जगह दूसरा वस्तु का प्रयोग करना। जैसे लाइफ बॉय साबुन अगर आपको नहीं मिला तो उसके जगह हम लक्स साबुन ले लिए, तो यह स्थानापन्न वस्तु हो गया। चाय के जगह हम कॉफ़ी ले लिए, तो यह स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु मतलब हो गया एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलेगा। जैसे पेन में अगर स्याही नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, गाड़ी में अगर हम लोग पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो ये पूरक वस्तु हो गया। गाड़ी और पेट्रोल क्या हो जाएगा? पूरक वस्तु हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जबकि पूरक वस्तुओं का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है, जबकि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। स्थानापन्न वस्तु स्वतंत्र होती है, जबकि पूरक वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर होती है। स्थानापन्न वस्तुओं का जो लोच होता है वो धनात्मक होता है, जबकि इसमें ऋणात्मक होता है। अगला है विनिमय दर क्या है? तो विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। दूसरे शब्दों में विदेशी विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती है। क्राउथर के अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले से दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है। अगला है प्रतिभागी कर क्या है? तो प्रतिभागी कर एक ऐसा कर है जिसमें करदाता की आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी होती है। यह प्रगतिशील कर के विपरीत है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? उल्लेख करें। तो राजकोषीय नीति, सरकार करारोपण, सार्वजनिक ऋण आदि स्रोतों से सार्वजनिक आय प्राप्त करती है तथा इसे प्रशासन, प्रतिरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय करती है। ये सब वित्तीय अथवा राजकोषीय क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के निर्देशन एवं नियंत्रण से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व्यय के नियंत्रण और निर्देशन से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति, तो मुद्रा एवं साख की मात्रा के नियंत्रण एवं निर्देशन से संबंधित सरकार की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति को रिजर्व बैंक लागू करता है। मौद्रिक नीति का मुख्य कार्य क्षेत्र निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साख की मात्रा को नियंत्रित करना है। साख की मात्रा में वृद्धि होने पर निवेश व्यय बढ़ता है और इससे समग्र मांग स्तर बढ़ता है। इसके विपरीत साख की मात्रा के कम होने पर निवेश व्यय कम होता है और इससे समग्र मांग कम होती है। साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए सभी उपायों को मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में क्या अंतर है? एकाधिकार की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता एक तरफ एकाधिकार है। तो औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह होता है, तो इसमें AR और MR क्या होता है? बराबर होता है। जबकि एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है, AR ग्रेटर देन MR होता है। मतलब ये कुछ इस तरह का होता है। वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होता है, जबकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है। दीर्घकाल में केवल समान लाभ की दशा संभव है, जबकि दीर्घकाल में केवल लाभ ही मिलता है, चाहे लागत घटती या स्थिर हो अथवा बढ़ती हो। दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है, जबकि इधर है दीर्घकाल में घटती लागत एवं बढ़ती लागत तीनों दशाओं में उत्पादन संतुलन संभव है। कीमत विभेदीकरण संभव नहीं है क्योंकि इसमें क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जबकि एकाधिकार में कीमत विभेदीकरण संभव एवं लाभदायक होता है।
छठा है एक समान उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि एक अकेली फर्म होती है। फर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फर्म है। सातवां अंतर है फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, जबकि एकाधिकार में फर्मों का उद्योग में प्रवेश प्रतिबंधित होता है। अब एकाधिकार की विशेषता है कि इस बाजार पर नए फर्मों का प्रवेश पर रोक है। इस बाजार में लाइसेंस तथा पेटेंट आवश्यक है। इस बाजार में समरूप वस्तुएं नहीं मिलती है। इस बाजार में मूल्य का निर्धारण कंपनी या फर्म करती है। इस बाजार में ग्राहक को बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। 39 है भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर आप कार्य देख सकते हैं बच्चों। वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए हम आप शॉर्टकट में चलते हैं। तो आप इसको देख के उतार लीजिएगा। ये ऑफिशियल ही आंसर जारी किया गया। तो रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य है मुद्रा निर्गमन, मतलब नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक को है। दूसरा है सरकार का बैंक। सभी बैंकों का बॉस कौन है? तो रिजर्व बैंक। हम शॉर्टकट में आपको बता दे रहे हैं। बैंकों का बैंक, सब बैंक का मालिक, बॉस जो कहिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। मुद्रा तथा साख नियंत्रण, रिजर्व बैंक ही मुद्रा का नियंत्रण भी करता है, जिसमें वह 2-3 उपाय को अपनाता है, जिसमें है परिणात्मक तरीके जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, व्यापारिक बैंक के नगद कोष के अनुपात में परिवर्तन, ये परिणात्मक तरीके हुए। गुणात्मक तरीके में वह साख की राशनिंग करता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है, नैतिक दबाव करता है और प्रचार करता है। तो ये सब साख नियंत्रण और उपभोक्ता साख का नियंत्रण करता है। इस तरह वो साख को कंट्रोल करता है। पांचवा उसका कार्य है विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक होता है। छठा कार्य है विकासात्मक, इसका कार्य जैसे डिटेल लिखा हुआ लिख लीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या है, स्पष्ट करें कि मुद्रा ने इस कमियों को दूर कैसे कर दिया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे लिखा हुआ है बच्चों उसी तरह लिखे, मैं अपनी भाषा में आपको समझा देता हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब होता है कि हम आपको सामान देंगे, आप हमको सामान दीजिएगा। ये इस तरह का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। तो इसकी कमी क्या है कि अगर मेरे पास आटा है और हमको जूता चाहिए, तो हमको बाजार में ऐसा आदमी को ढूंढना होगा जो हमको जूता दे दे और बदले में मेरा आटा ले ले। तो ऐसा संयोग मिलने में बहुत कठिनाई होती थी। तो ये वस्तु विनिमय की कमियां हैं। मुद्रा आने से बहुत सारे दोष जो है वो दूर हो गए। जैसे इसमें कमियों को बताया गया पॉइंट बाय पॉइंट की आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, सामान्य माप का अभाव, विभाजन की कठिनाई, मूल्य संचय, यहाँ लिखा संशय हो गया है, मूल्य संचय का अभाव, वस्तुओं का विनिमय स्थगित नहीं किया जा सकता। इन कमियों को मुद्रा ने कैसे दूर किया है? तो आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव को दूर करके मुद्रा ने धन संचय की समस्या को दूर किया है, मतलब पैसा को हम लोग जमा करके रख सकते हैं। इससे भारी भुगतानों को सरल किया जा सकता है। यह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए साझा मान प्रदान करती है। इसमें मुद्रा की इकाइयों को छोटे छोटे भाग में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन आपका दिया हुआ है कितना? C बराबर 150 प्लस 0.6y, तो MPC तथा गुणक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो 0.6 है यही आपका MPC है। तो MPC का मान पता चल गया कि कितना है, 0.6 है। अब गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक का फॉर्मूला है K बराबर 1/1 माइनस MPC होता है। बस इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो 1/1 माइनस MPC का मान है आपका 0.6, बैठा दिए। एक में 0.6 को घटा दिए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 4 को 10 में भागा देंगे 2.5, तो गुणक का मान आ गया 2.5, मतलब K है आपका गुणक और MPC का मान आ गया 0.6। तो बच्चों ये थे आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। सेट 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 5 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।